ही का तमाम ये तंबो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे आज मौसम की खबर के साथ। अब की बार पड़ेगी भयानक गर्मी को लेकर काफी चौंकाने वाले अनुमान सामने आए हैं। अल नीनो का आशंका पहले से वो और गहरी हो गई है। क्या मतलब है इसका, ये जानेंगे। विदेश घूमने वालों के लिए खट्टी खबर। अगर आप विदेश घूमने जाते हैं रैपिडली, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली, तो आप ये मान के चलिए अब आपके लिए ये महंगा पड़ेगा। विदेशी निवेशक क्यों बाजार पर हो रहे मेहरबान। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक लगातार खरीदार बने हुए हैं। क्या वजह है 3 महीने से लगातार खरीदारी की, इसको समझेंगे। LIC के कारोबार को लगा तगड़ा झटका। सिंगल बिजनेस प्रीमियम में बड़ी गिरावट आई है। क्या वजह है, क्या इसका असर होगा, ये सब समझेंगे। कल LIC को हमने शेयर की तरफ से देखा था, आज उसके बिजनेस की तरफ से देखेंगे। बैंकों में लगी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां खरीदने की होड़। कई बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनियां खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं, क्या वजह है, ये जानेंगे। और दिन की सबसे बड़ी खबर होगी आज, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना होगा महंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में बहुत कुछ घट रहा है, चाहे वो स्कूटर हो चाहे वो कारें हो। क्या कुछ नई गतिविधियां हैं, क्या कुछ नई खबरें और क्या उनके मायने हैं, ये सब कुछ समझेंगे आज मनी सेंट्रल में दिन की सबसे बड़ी खबर के अंदर। चलिए शुरुआत मानसून की खबर के साथ। इस साल मानसून सीजन में अल नीनो की आशंका गहरी हो गई है और उसकी वजह से मानसून सीजन में कम बरसात होगी तो खरीफ उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने इस साल मानसून सीजन में अल नीनो की 90% आशंका जताई है। सामान्य तौर पर 4-5 साल में एक बार अल नीनो आता है, ऐसा मौसमी घटनाक्रम सामने आता है। सर, अल नीनो को लेकर अब सबसे ताजे अनुमान क्या हैं? शुभम, दुनिया में मौसम के लिहाज से सबसे खतरनाक इतिहास में सबसे खतरनाक बदलाव एल नीनो माना जाता है। एल नीनो का अपना एक पूरा इतिहास है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं तक को प्रभावित करने का, और इस साल एल नीनो आ रहा है। सैटेलाइट के जो ताज़े आंकड़े पिछले दो दिन में आए हैं, जिनके आधार पर अब ये माना जा रहा है कि 70% तक इस बात की संभावना, यानी लगभग तय है कि इस साल एल नीनो आएगा और एल नीनो का असर दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट के जो ताज़े आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें जो सी लेवल पर जो गर्म पानी की लहरें हैं वो उठती हुई दिख रही हैं इक्वेटोरियल एरिया के आसपास, और इसलिए अब दुनिया भर की सारी एजेंसियाँ, अमेरिका की, यूरोप की और ऑस्ट्रेलिया की, एल नीनो की रफ्तार पर नज़र रख रही हैं। सब क्यों नज़र रख रही हैं? क्योंकि ये समस्या केवल भारत की नहीं है। ये मौसम लैटिन अमेरिका को भी प्रभावित करता है, ये मौसम यूरोप के को भी प्रभावित करता है और भारत के साथ एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करता है। ताज़े आंकड़ों के मुताबिक एल नीनो के साथ जो बढ़ने वाली गर्मियां हैं उनका भी प्रचंड रूप दिखाई देगा। भारतीय मानसून के देर से पहुंचने की संभावना या भविष्यवाणी पहले से हो चुकी है। भारत के लिए ये बड़ी चुनौती इसलिए है शुभम, क्योंकि पिछले सालों का जो हमें इतिहास बताता है भारत में लगभग पिछले सालों में जितने 130 साल में जितने सूखे आए हैं उनसे 60% सूखे और अकाल की वजह केवल एल नीनो रहा है। इसके अलावा बहुत कम ऐसे सूखे हैं जो एल नीनो न होने के कारण आए। इसलिए भारत में मानसून का मिजाज आमतौर पर सामान्य रहता है, पर जब एल नीनो होता है तो 60% सूखे उसी वजह से आते हैं। 2009-2014 का सूखा सबसे ताज़ा था। 2009 में सामान्य से 23% कम वर्षा हुई थी और ये 1972 के बाद सबसे भयानक ड्राउट था। 2014 में भी सामान्य से 13% कम पानी बरसा था। अब यहाँ ये आंकड़ा पकड़िए जो IMD और स्काईमेट हमें बता रहा है। IMD का कहना है कि भारत में सामान्य मानसून की संभावना 29 से 30% है, यानी 70% इस बात की संभावना है कि भारत में सामान्य से कम बारिश होगी। सरकार, बाजार, सारे लोग गर्मी के मौसम और मानसून के कमज़ोर होने की संभावनाओं को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और मौसम के बदलाव पर हमने एक पूरा इकोनॉमिकम किया था। आप ये इकोनॉमिकम देख सकते हैं, करीब 2 महीने पहले हमने ये किया था। कहीं देर ना हो जाए, इसका टाइटल है। मौसम बदलाव कितना बड़ा खतरा है और कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या कुछ तरकीबें हमें अपनानी चाहिए, इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ और देखिएगा अगर समय हो, वो देखिएगा किस्सों के सिक्के। अल नीनो, जैसा अंशुमान जी ने कहा कि ये इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है, तो इस पर पूरा एक किस्सों के सिक्के हमने किया था कि अल नीनो जब एक पूरी सभ्यता को निगल गया था,
क्या था वो, कौन सा दौर था, कौन सी सभ्यता थी, ये आप किस्सों के सिक्के में देख सकते हैं। उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सर, पर्यावरण को लेकर एक बड़ी चेतावनी गर्मी को लेकर हाँ, आई है। और इसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस बार एल नीनो के साथ दो बड़ी चेतावनियां अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसियों की तरफ से आई हैं। अब ये माना जा रहा है कि ये माना जा रहा था कि दुनिया के टेम्परेचर में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर। अभी से 2027 के बीच दुनिया का तापमान इस 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी का स्तर पार कर जाएगा। आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी छोटी दिखाई देगी, पर ये कितनी भयानक है और इसका कितना असर दुनिया पर हुआ, इसके बारे में समझने के लिए हमने इकोनॉमिकम का जिसका संदर्भ आपको शुभ ने बताया उसे आप देख सकते हैं। और यह भी माना जा रहा है कि इस एल नीनो के साथ अगले 4 साल तक दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होने वाली है, 4 से 5 साल तक। तो यानी जो पूरा पर्यावरण का माहौल है वो ज़्यादा जटिल और ज़्यादा आक्रामक होने वाला है। पर्यावरण संबंधी आपदाएं और खासतौर पर जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हैं उनके लिए गर्मियाँ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, और हमने भारत के पिछले इतिहास में भी ये देखा है। तो दोनों खबरें मौसम के लिहाज से, एल नीनो का आना लगभग तय है, मानसून की कमजोरी लगभग तय है, और एक लंबी गर्मी का दौर शुरू हो रहा है जो अगले 4-5 साल तक चलेगा। ये खबरें महत्वपूर्ण हैं। इसका असर आपको अर्थव्यवस्था में खेती पर, बिजली पर, जीविका पर और बाकी जगहों पर दिखाई देगा। और अब धीमे धीमे क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण अर्थव्यवस्थाओं के नुकसान की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। इसके भी आंकड़े हमने उस इकोनॉमिकम में विस्तार से बताए हैं। विदेशों में अब क्रेडिट कार्ड से खर्च करना महंगा पड़ेगा। सरकार ने विदेश में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को आरबीआई ने LRS सिस्टम के दायरे में, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के दायरे में ले आया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय ग्राहक हर साल अधिकतम $2.5 लाख तक की राशि विदेश में भेज सकते हैं। अगर कोई इससे ज़्यादा अमाउंट भेजता है तो उसे आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, $2.5 लाख की लिमिट तो ठीक थी, लेकिन अब इस $2.5 लाख में भी आप जो विदेश में जाके क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे ये भी उसी में शामिल हो जाएगा। सर, बड़ी बात यह कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? इस नए नियम का मतलब क्या है? दो चीज़ें बदली हैं शुभम। एक ये बदला है कि जो आप विदेश में जाकर कितना अधिकतम पैसा खर्च कर सकते हैं वो $2.5 लाख है, यानी इतना पैसा आप भारत से विदेशी मुद्रा के तौर पर ले जा सकते हैं और वहाँ खर्च कर सकते हैं जिस भी माध्यम से ले जाएं। उसमें क्रेडिट कार्ड को शामिल कर लेने से जो ओवरऑल लिमिट है उसमें क्रेडिट और कैश दोनों शामिल हो गए हैं। एक तरीका तो ये कि विदेश जाने के लिए आप भारत से कैश कार्ड लेकर जाएँ या कैश लेकर जाएँ, भारत के बैंकों में पैसा रखें और यहाँ से कार्ड लें और उस कार्ड से विदेश में जाकर उस मुद्रा में खर्च करें। ज़्यादातर लोग कैश कार्ड के जरिए खर्च करते हैं। और दूसरा कि आप कैश कैरी करें जिसकी एक सीमा है, उससे ज़्यादा कैश भी आप नहीं ले जा सकते। उस कैश को लेकर जाएं और उसका इस्तेमाल करें, या अपना डेबिट कार्ड लेकर जाएं और वहां विड्रॉ कर लें। ये इन तरीकों से आप विदेश में खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के जरिए जो पेमेंट करते थे उन्हें आमतौर पर इस $2.5 लाख की सीमा में शामिल नहीं माना जाता था क्योंकि वो क्रेडिट होता था, लेकिन अब इस सीमा में इसे भी शामिल कर लिया गया। दूसरी एक और महत्वपूर्ण सूचना इसके साथ ही जो रिजर्व बैंक ने बदलाव किया है कि वहां जो भी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उनके ऊपर 20% का ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगाया जाएगा। इसको TCS कहा जाएगा। यानी क्रेडिट कार्ड के जरिए वहां कोई भी आप खरीदारी कर रहे हैं तो उसका 20% का टैक्स भी वहां पे करना होगा। इसके बाद क्रेडिट कार्ड से विदेश में शॉपिंग करना, खर्च करना सामान्य लोगों के लिए बेहद मुश्किल होने वाला, काफ़ी कठिन होने वाला है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तो क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के बाद आपको एक्सचेंज रेट का डिफरेंशियल भी पे करना पड़ता है जो सामान्य रूप से आप, और उसके अलावा आपको ब्याज और फिर ये TCS भी लगने वाला है। सरकार की कोशिश ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शन विदेश में हो रहे हैं उन्हें एक ही सीमा में रखकर उन्हें मॉनिटर किया जा सके, क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत सारे लोग फीस पेमेंट्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर आप बच्चों की फीस या बाकी चीज़ों के लिए पैसा भेजते हैं और बैंकों के जरिए भेजते हैं तो वो इस क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया से बाहर है। लेकिन ये नियम विदेश यात्रियों के लिए, विदेश में जाने वालों के लिए थोड़ा चुनौती बनेगा और उनकी लागत बढ़ाएगा। नियम कहीं और भी बदल रहे हैं, कम से कम ऐसा प्रस्ताव तो आ गया है। सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इनविट्स और रीट्स के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने सेल्फ स्पॉन्सर्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का भी सुझाव दिया। इनविट्स और रीट्स क्या होते हैं आपको ये बता देते हैं, क्योंकि ये लगातार खबरों में है, सुर्खियों में, तो आपको पता होना चाहिए। सपोज कीजिए आपको कोई मॉल खरीदना है, तो मैं और आप तो नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर किसी रीट्स में आप पैसा डालते हैं और उस रीट्स में बहुत सारे निवेशक पैसा डालते हैं तो उस फंड जो तैयार होता है उससे कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। अब उससे जो अर्निंग होगी उसका एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। तो रीट्स दरअसल एक तरीके का, समझ लीजिए आप, म्यूचुअल फंड है या एक तरीके का फंड है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर पैसा डालते हैं और उससे रियल एस्टेट की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जिससे इनकम जनरेट की जा सके। इनविट्स क्या होते हैं? सेम ऐसे ही होते हैं, बस वहाँ पर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सकता है।
सर अब इनमें नियमों में क्या बदलाव हो रहा है ये आप बता दीजिए। सेबी ने इनविट्स और रीट्स के संचालन के लिए पूरे नियमों का नया ढांचा प्रस्तुत किया है। भारत में इनविट्स और रीट्स पिछले 3-4 साल में काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, कि कुछ रीट्स में समस्याएं भी दिखाई दी हैं, लेकिन प्रॉपर्टी न खरीदते हुए भी प्रॉपर्टी खरीद लेने का यह रास्ता है कि आपके पास फिजिकली प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बजाय सीधे ज़मीन खरीदने के, और छोटा निवेश कर सकते हैं, यूनिट के तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ये महत्वपूर्ण और काफ़ी फ़ायदेमंद चैनल माने जाते हैं जो भारत में शुरू हो रहे हैं। लेकिन इनको लेकर नियमों में काफ़ी कुछ अस्पष्टता थी। तो अभी से भी एक चर्चा पत्र लेकर आया है जिसमें 2-3 बड़े बदलावों का प्रस्ताव किया गया है। एक तो रीट्स में जो होल्डर हैं, जिनके पास यूनिट होल्डर हैं, वो किसी डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकेंगे इससे कि रीट्स के संचालन में पारदर्शिता आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि रीट्स इन्वेस्टर्स के फंड से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदती है और उसका प्रबंधन का प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उस प्रॉपर्टी के खरीदने में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा रीट्स का संचालन कैसे होगा, यूनिट्स का लॉक इन कितना होगा, रीट्स को चलाने वाले जो लोग हैं उनको वो कितनी पारदर्शिता बरतेंगे, इसको लेकर एक पूरा नियमों का दस्तावेज सेबी ने चर्चा के लिए रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चीज़ है जिस पर ध्यान रखने वाली बात होगी कि इंडस्ट्री और बाकी लोग इसे कैसे रिएक्ट करते हैं, कि जो यूनिट है जो मैक्सिमम कैप है यूनिट्स पे जो लॉक इन लगता है, उसकी क्या सीमा तय होती है इस चर्चा के बाद, रीट्स में निवेश के बाद, कि आप अपनी यूनिट्स कब तक बेच पाएंगे और कब तक इन यूनिट्स को रख सकते हैं। ये रीट्स को लेकर एक हिस्सा था जिसके पर स्पष्टता होने की ज़रूरत थी, और इस प्रस्ताव में सेबी ने प्रपोज किया। इंडस्ट्री की राय के बाद इसे लागू किया जाएगा। अब बताते हैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबर। सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई की लैंड और एसेट कंपनी एससीआई LAL को निजीकरण के लिए आगे बढ़ा रही है। इसके लिए जल्द बोलियां मंगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इसके बाद एससीआई के निजीकरण का भी फैसला हो सकता है। सरकार की अभी कुल 63.75% हिस्सेदारी, सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इसके अलावा सरकार अपनी स्टील कंपनी NMDC के भी निजीकरण के लिए बोलियां मंगा सकती है। NMDC में सरकार अपनी 50.79% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। अब सर पहला सवाल एससीआई पर सवाल यह है कि उसमें क्या क्या बेचने जा रही है सरकार। एससीआई को बेचने की तैयारी 2019 से चल रही थी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, लेकिन बेचने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद सरकार ने इस कंपनी में से एक और एंटिटी निकाली, एक दूसरी कंपनी निकाली जिसका नाम एससीआई LAL है, और इसे जो नॉन कोर एसेट्स हैं, ज़मीनें और शिपिंग कॉरपोरेशन के पास जो भी ज़मीनें और जो स्थान है, उसे इसमें शामिल किया गया। और ये माना गया कि और इसकी बिक्री के जरिए सरकार अब एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है। शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया को बेचना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में उतनी डिमांड भी नहीं है, इसलिए जो इसकी एसेट्स हैं, लैंड एसेट्स हैं खासतौर पर, वो ऐसे इलाकों में हैं, शहरों में, जहां बेहतर डिमांड आ सकती है। करीब 2,850 करोड़ रुपए के आसपास का प्राइस माना जा रहा है अभी जो एसेट्स बिकने के लिए आएंगी। ये एक और कोशिश है जो विनिवेश की दिशा में शुरू हुई है। सर NMDC के विनिवेश से कितने राजस्व की उम्मीद है? ये ज़्यादा बड़ा विनिवेश है। NMDC स्टील की बिक्री से सरकार करीब 11,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है, और इसमें पूरी 50% से ज़्यादा, करीब 51% के आसपास स्टेक बेचने की तैयारी है। NMDC के पास एक नया स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, जो इस साल जून में ही शुरू हुआ है। इसमें भारत की स्टील कंपनियां रुचि ले सकती हैं क्योंकि भारत के स्टील मार्केट में काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। देखना होगा कि NMDC की इस माइन में कौन सी बड़ी स्टील कंपनी भारत में रुचि लेती है, क्योंकि NMDC की क्षमताएँ और उसके पास उपलब्ध जो कच्चे माल की सप्लाई है, वो किसी स्टील कंपनी के लिए एक बेहतर मौका हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर FPI से जुड़ी, भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी। विदेशी निवेशक एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। मई में 17 मई तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में 28,335 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। लगातार तीसरे महीने उनकी खरीदारी देखने को मिल रही है। इससे पहले अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने 11,631 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे और मार्च में 7,936 करोड़ रुपए के नेट खरीदारी की थी। क्या बता रहे हैं सर ये आंकड़े? FPI को विदेशी निवेशकों को भारत में वैल्यू बाइंग के विकल्प मिलना शुरू हुए हैं। कीमतें गिरी हैं और बाजार में तेज उतार चढ़ाव जो दिखाई दिया, उससे विदेशी निवेशकों को निवेश के मौके मिल रहे हैं, इसलिए हमने खरीदारी को वापस लौटते देखा है। इसके अलावा बाकी इमर्जिंग अर्थव्यवस्थाओं से भी
पूंजी बदल रही है, पूंजी का रास्ता बदल रहा है, इसलिए भारतीय शेयर बाजार में दोबारा निवेश आना शुरू हुआ है। हालांकि मार्च के क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखें तो मार्च की तिमाही में भारत में विदेशी निवेशकों का निवेश करीब करीब 11% गिरा था, अगर तिमाही के आधार पर देखें तो। अभी इस पूरी तिमाही में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का रुख कैसा रहता है, इसे देखना होगा, क्योंकि अब बाजार में भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन, निर्यात में कमजोरी और बहुत सारे और पैमानों के कारण विदेशी निवेशक कुछ खास महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपनी निगाहें केंद्रित कर रहे हैं। हम आपको मनी सेंट्रल में बताते भी रहे हैं कि विदेशी निवेशकों ने ज़्यादा खरीदारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में की है। आगे बढ़ते हैं अब LIC पर। LIC के न्यू बिजनेस प्रीमियम में रिकॉर्ड 50% की गिरावट आई। अप्रैल में LIC का न्यू बिजनेस प्रीमियम सालाना आधार पर 50.41% घटकर 5810 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल की तुलना में इस साल अप्रैल में पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का न्यू बिजनेस प्रीमियम 30% घटा है। क्यों घट गया सर ये? LIC के लिए लगातार अच्छी खबरें नहीं हैं। हमने कल LIC के बारे में आपको विस्तार से बताया था कि LIC के स्टॉक में 40% की गिरावट है। लिस्टिंग के बाद से निवेशकों को नुकसान हुआ है और अब LIC की तरफ से जो बिजनेस के आंकड़े आए हैं, जो कारोबार के आंकड़े आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि LIC की खासतौर से जो महंगी और पॉलिसीज़ थी उनकी बिक्री गिरने का असर है। LIC का केवल न्यू बिजनेस प्रीमियम में नहीं, प्रीमियम इनकम में भी अप्रैल में मार्च के मुकाबले 76% की गिरावट आई है, यानी प्रीमियम इनकम में भी गिरावट दिखाई दे रही है। अप्रैल में उतनी अच्छी स्टार्ट भी नहीं मिली कंपनी LIC को अपनी पॉलिसीज़ बेचने के लिए। आमतौर पर ऐसा होता भी है क्योंकि साल के अंत में, वित्त वर्ष के अंत में LIC की पॉलिसीज़ की ज़्यादा बिक्री होती है। इसके अलावा जो बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं LIC की, SBI लाइफ और HDFC लाइफ, इन्होंने अपनी टोटल प्रीमियम इनकम में 8% और 3% की बढ़ोतरी दर्ज की है। गोल्डमैन सैक्स की निवेश इकाई ने अपने ESG पोर्टफोलियो में अदानी ग्रुप की कंपनियों से निवेश घटाया है। जनवरी में अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद फरवरी में ही गोल्डमैन ने ESG पोर्टफोलियो से अदानी ग्रुप की कंपनियों के 1 करोड़ 17 लाख शेयर बेच दिए। गोल्डमैन के अलावा कई और ग्रुप ने भी ये पैसा बेचा। इनमें नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्प ने ESG पोर्टफोलियो में अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। सर, ESG को लेकर अदानी समूह की कंपनियों पर भरोसा क्यों नहीं? लगातार ESG को लेकर अडानी समूह की कंपनियों पर सवाल उठ रहे हैं और उसमें उठना स्वाभाविक भी है। अगर आप भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में जिस तरीके की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सेबी से सवाल पूछे जा रहे हैं, सेबी को जांच समय पर पूरा करने के आदेश दिए जा रहे हैं। ये ESG का G पार्ट है, यानी गवर्नेंस पार्ट है, और गवर्नेंस कंपनी बेहतर ढंग से, पारदर्शी ढंग से चलती है, ये जानना निवेशक के लिए बेहद ज़रूरी होता है, और इसलिए ESG का G पार्ट अभी तक सुधर नहीं पाया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के कामकाज के भीतर गहरे सवाल हैं, अलग अलग हैं। अब तो 2 अलग अलग जांचें भी चल रही हैं, सरकार भी उसे मान रही है, तो निवेशकों का भरोसा अभी गवर्नेंस को लेकर नहीं आया। इसके अलावा इन्वायरमेंट जैसे इश्यूज़ को लेकर अडानी समूह के ऊपर विदेशी निवेशकों की निगाहें लगातार रही हैं। हम इस पर विस्तार से बताते रहें कि अडानी के कोल प्रोजेक्ट, अडानी ग्रीन के प्रोजेक्ट के बीच में जो रिश्तेदारी है, उससे ये माना जा रहा है कि अडानी समूह अपनी परियोजनाओं का इस्तेमाल, अपने निवेश का इस्तेमाल उन परियोजनाओं में करता है जहाँ से पर्यावरण को खतरा हो सकता है। तो ओवरऑल इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस को लेकर अडानी समूह की सबसे कमज़ोर नस है, वो सबसे ज़्यादा दबाव इस पर बना हुआ है, और इसलिए हमने फिर देखा कि अडानी समूह से एक बड़े निवेशक ने अपने आप को किनारा करना शुरू किया। माइक्रो फाइनेंस कंपनी की आकर्षक लोन बुक को देखते हुए देश के कई बड़े बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के अधिग्रहण पर विचार कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने ऊंची दरों पर कर्ज दिया हुआ है और साथ में ऐसे वर्ग को कर्ज दिया हुआ है जिनमें अधिकतर को बैंक लोन नहीं देते हैं। तो एक तो नया बाजार है और दूसरा ऊंची दर पर कर्ज है। सर, बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैंकों को अधिक इनकम के लिए, बेहतर इनकम के लिए नए विकल्पों की ज़रूरत है, और ख़ासतौर से उस समय जबकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, क्रेडिट के ऑफटेक में अब धीमे धीमे कमी आने वाली है। तो ये नया ट्रेंड शुरू हो रहा है जिसमें देश के प्रमुख बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके की चर्चाएं हैं कि कोटक उत्तर प्रदेश की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, उसे खरीदना चाहती है। अप्रूवल के लिए RBI से बात की गई है। कुछ और बैंक पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ खरीदना चाहते हैं। वजह से सबसे बड़ी है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में हालांकि लोन के डिफ़ॉल्ट्स हैं, पर जो लोन्स की रिकवरी है वो फिलहाल अभी बेहतर दिखती है, और उसमें इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के कंपनियों की तरफ से दिए गए कर्ज 20-25% तक के ब्याज दरों पर होते हैं। कर्ज छोटे होते हैं लेकिन बैंकों को इनकम बेहतर मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कारोबार भी कोविड और उससे पहले डिमोनेटाइजेशन से लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है। बैंक ही उनके सबसे बड़े फिनांसर हैं, तो अब बैंक सीधे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का अधिग्रहण कर इस छोटे कर्ज की व्यवस्था में आगे जाना चाहते हैं।
डिजिटल क्रांति के बाद, डिजिटल बैंकिंग के बाद माइक्रो फाइनेंस को लागू करना, लोगों को कर्ज देना अब थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया है और बैंकों के पास वो क्षमताएं हैं कि वो अपनी डिजिटल ताकत का इस्तेमाल करके माइक्रो फाइनेंस को आगे ले जा सकें। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल यानी ASCI ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑनलाइन गेम्स के 92% विज्ञापन नियमों पर खरे नहीं उतरे। ASCI ने यह भी बताया कि जब ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को विज्ञापन बदलने के लिए कहा गया तो आधे ही विज्ञापनों में बदलाव हुआ। विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में अब ऑनलाइन गेम सेक्टर एजुकेशन सेक्टर से भी आगे निकल चुका है। पहले एजुकेशन सेक्टर पर भी कई आरोप थे। सर, क्या क्या नियमों के उल्लंघन किए गए? ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है ASCI की, और ASCI ने जो नई समीक्षा करके जो जानकारी दी है ऑनलाइन गेमिंग को, उस पर गंभीरता से सरकार और बाकी रेगुलेटर्स को देखने की ज़रूरत है। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ने कहा है कि 92% गेमिंग के विज्ञापन वस्तुतः लोगों को मनी गेम खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो गैम्बलिंग के दायरे में आता है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो विज्ञापन है वो इस तरीके के ढांचे से इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे लोगों को उसमें जुड़े हुए रिस्क के बारे में वास्तविक रूप से जानकारी नहीं मिलती, जोखिम की जानकारी नहीं मिलती, और लोगों को पैसे लगाने के लिए या जुआ जैसी स्थिति में, गैम्बलिंग जैसी स्थिति में लाया जा सकता है। दूसरा ये कि जो SCI के पास रिपोर्ट आई है, जो उनकी एनुअल कंप्लेंट्स रिपोर्ट्स है, उसमें उन्होंने 7,928 एडवर्टाइजमेंट्स की एनालिसिस की थी कि लोगों की शिकायतों के आधार पर प्रिंट, डिजिटल और टेलीविज़न में जगह, और ये माना जा रहा है कि इनमें ज़्यादातर जगह एक ही जैसी समस्याएं पाई गई हैं। आपको याद होगा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच काफ़ी खींचतान भी चलती रही है। केंद्र सरकार अपने पिछले 2 आदेशों में इनके विज्ञापनों पर रोक लगा चुकी है, पब्लिक स्पेस में इनके विज्ञापनों पर रोक लगा चुकी है, टीवी पर भी ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। भारतीय एयरटेल के MD गोपाल विट्ठल का कहना है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का मौजूदा प्राइसिंग स्ट्रक्चर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसमें बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राहकों को एक ही दाम पर इंटरनेट डेटा उपलब्ध नहीं किया जा सकता, जिसलिए जो डेटा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहें। इससे पहले फरवरी में वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंद्रा ने भी अनलिमिटेड प्लान्स में टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी। सर, टैरिफ बाजार के लिए क्या संकेत है ये 2 बड़ी कंपनियों के बयान? भारतीय के नतीजों से कल ये संकेत निकला और वो बात आप खुलकर आज सामने आ गई कि भारतीय की जो मौजूदा बैलेंस शीट है उसमें जब तक टैरिफ नहीं बढ़ाए जाएंगे या दरें नहीं बढ़ेंगी, भारतीय के लिए इस तरीके के मुनाफे की रफ्तार बनाए रखना मुश्किल है। 2 चीज़ें कहीं जो भारतीय के MD के बयान से जो चीज़ें निकलती हैं उन्हें हम TRI की ताज़ी तैयारियों के संदर्भ में देख सकते हैं। भारतीय का ये कहना है कि अगर जो लोगों को ज़्यादा डेटा यूसेज है तो उसका ज़्यादा पैसा पे करना होगा। TRI भी लगातार ये बात कह रही है। TRI ने इस व्यवस्था पर समीक्षा भी शुरू कर दी है वोडाफोन की शिकायत पर कि लोगों को फ्री डेटा उपलब्ध न कराया जाए, जो कि शुरुआत में दिया जाता था। तो तस्वीर ये बनती दिखाई दे रही है कि कंपनियों की बैलेंस शीट एक तरफ इस बात के लिए उन्हें प्रेरित कर रही है कि वो कॉल दरें बढ़ाएं, टैरिफ बढ़ाएं, दूसरी तरफ TRI वैसे नियम भी बनाने वाली है जिसमें किसी भी तरीके से प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं की जा सकेगी। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें अधिकतम समय तक फ्री डेटा नहीं दिया जा सकेगा। यानी दोनों परिस्थितियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आने वाले समय में डेटा की दरें महंगी हो सकती हैं, टैरिफ महंगे हो सकते हैं। यहाँ एक बड़ा चैलेंज है। सरकार की तरफ से इस तरह की खबरें आई थी कि सरकार चुनाव से पहले तक मोबाइल फ़ोन के डेटा की दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहती है, लेकिन अगर TRI प्रेडेटरी प्राइसिंग बंद कर देती है, फ्री डेटा की व्यवस्थाएं बंद कर देती है, तो कंपनियों के पास एक विंडो होगी कि वो इस व्यवस्था के तहत अपने टैरिफ बढ़ा सकें। तो इसलिए तैयार रहिए, आने वाले समय में मोबाइल की दरें, मोबाइल डेटा महंगा हो सकता है, खासतौर से 4G और 5G की दरों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सरकार के हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय ने ई स्कूटर पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना महंगा हो जाएगा। इस प्रस्ताव को अगर मान लिया गया, सब्सिडी को 40% से घटाकर 15% किए जाने का प्रस्ताव है। हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अंतर मंत्रालय पैनल को भेज दिया है और वह पैनल ही सब्सिडी घटाने पर अंतिम फैसला लेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की जो सब्सिडी थी वो अभी बची हुई है। इसका इस्तेमाल भी आने वाले दिनों में 2 व्हीलर के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। सर, पहला सवाल सीधा, ई स्कूटर खरीदना है, कितना महंगा हो जाएगा?
सब्सिडी 40% से घटकर 15% तक पे आ जाएगी। यानी आप मान के चलें कि कम से कम 15 से 20% स्कूटर की कीमतें, ई स्कूटर की कीमत भारत में बढ़ने की संभावना है। सब्सिडी के पूरे ढांचे में पुनर्गठन हो रहा है। सरकार ने सब्सिडी कम करने के और भी तरीके निकाले थे। इससे पहले पिछले 1 साल से लगातार जो फेम 2 के तहत जो एक स्कीम सरकार ने बनाई थी, जिसके तहत ई स्कूटर्स को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी गई थी, उसमें कंपनियों के कामकाज में काफ़ी अनियमितता पाई गई थी। माना गया था कि उन्होंने भारतीय तकनीक का पूरा इस्तेमाल नहीं किया, छापे पड़े थे और अब अंततः चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जहां सरकार को लग रहा है कि इस पूरी मुहिम में सब्सिडी देकर भी, सस्ते स्कूटर बिकवा कर भी कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। और इसलिए ये एक बड़ा शिफ्ट है सरकार की पॉलिसी में ई स्कूटर पर सब्सिडी को लेकर, जिसमें कटौती की जा रही। 3 व्हीलर पर भी सब्सिडी, तिपहिया पर भी सब्सिडी दी गई है, लेकिन वहाँ भी बिक्री की परिस्थिति या बाकी तकनीकों को लेकर भी सरकार इस पूरी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और इसलिए अब ई स्कूटर महंगे होने शुरू हो गए हैं। वैसे आपको याद होगा कि भारत में ई स्कूटर की बिक्री में पिछले 2 महीनों 3 महीनों के दौरान जो आंकड़े आए उनमें गिरावट भी दर्ज की गई थी। सर, ये सब्सिडी घटाई क्यों जा रही है? सब्सिडी घटाने की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि सरकार, भारत में ई स्कूटर की पूरी क्रांति को सपोर्ट करने के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। भारत में अभी भी तैयार नहीं है कि कैसे स्कूटर की चार्जिंग की जाएगी। पावर कंजम्पशन को लेकर नियम स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिस बिजली से ये वाहन चार्ज किए जा रहे हैं और जिस कंपटीशन में जिन वाहनों के कंपटीशन में, डीजल या पेट्रोल के वाहनों के कंपटीशन में, खासतौर से 2 व्हीलर पेट्रोल के वाहनों के कंपटीशन में आ रहे हैं, उस हिसाब से अभी ये टैरिफ तय नहीं है कि जो बिजली घरों के लिए, इंडस्ट्री के लिए या एग्रीकल्चर के लिए उपलब्ध है, उसी बिजली का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। दूसरी बड़ी वजह, फेम स्कीम में कई सारी खामियां थी। कंपनियों से कहा गया था कि वो भारत में बनाएंगी व्हीकल, यहाँ की बैटरी, यहाँ की तकनीकें इस्तेमाल करेंगी। कंपनियों ने चीन से सामान आयात करना शुरू कर दिया। देखते देखते देश के अलग अलग हिस्सों में कई स्कूटर कंपनियां आकर खड़ी हो गई। तो दूसरी बड़ी वजह कि स्कीम कायदे से लागू नहीं हो पाई। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये कि सरकार अपने पूरे सब्सिडी ढांचे का पुनर्गठन करना चाहती है। बजट पर दबाव बहुत ज़्यादा है और एक सीमा से अधिक सब्सिडी को चलाए नहीं रखा जा सकता। इस स्कीम को चलते हुए भी 1 से 1.5 साल हो गया है। अब चलिए ये देखिए, आपकी सब्सिडी मिली, स्कूटर खरीदे गए, कारें खरीदी गई, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद भी हम एशिया के बाज़ारों में सबसे पिछड़े हुए बाज़ार बने। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की तुलना अगर पूरे एशिया में हो रही हो, बिक्री की जाए, तो इस मामले में भारत बहुत पीछे। S&P ग्लोबल रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि 2022 के दौरान भारत की कुल गाड़ियां जितनी बिकी, उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.1% रही, जबकि एशिया में 2022 के दौरान बिकी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 17% से ज़्यादा दर्ज की गई। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीन में बिकी। 2022 के दौरान चीन में बिकी कुल गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 27% से ज़्यादा दर्ज की गई। इसके बाद 10% के साथ दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर है। सोचिए, कहीं 100 में से 27, कहीं 100 में से 10। हमारे भारत में 100 में से 1 गाड़ी मान लीजिए, 1.1 का मतलब 1 ही मान लीजिए, 100 में से 1 गाड़ी केवल ई व्हीकल बिक रहा था। सर, एशिया में भारत इतना पिछड़ा क्यों है? भारत की जो पूरी ई व्हीकल की क्रांति थी वो शुभम पूरी तरह 2 व्हीलर्स पर केंद्रित थी। वैसे भी भारत में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकते हैं उनमें कारों का प्रतिशत 10% से भी कम है। 80% तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर हैं। और आपको याद होगा कि जब ई व्हीलर पर बहुत सारी चर्चाएं, ई व्हीकल पर बहुत सारी चर्चाएं होती थी यहाँ से 1-2 साल पहले, तब ये कहा जा रहा था, नीति आयोग ने एक लक्ष्य भी रखा था कि भारत अपने अधिकांश 2 व्हीलर्स को अगले 3 साल 4 साल के अंदर कम से कम 50 से 60% 2 व्हीलर्स को पेट्रोल से निकालकर ई व्हीकल के मॉडल में ले आएगा। और इसलिए 10,000 करोड़ रुपए की फेम स्कीम लाई गई थी। भारत का फोकस ये था कि भारत में अधिकांश लोगों के पास, लोग जो बाइक पर चल रहे हैं, स्कूटर पर चल रहे हैं, वो यहाँ से बाहर निकलें, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो और वो 2 व्हीलर पर आएँ। जबकि यूरोप और अमेरिका में जो बड़ा फोकस था सब्सिडीज का, वो कारों पर था, 4 व्हीलर्स पर था। और अब पूरी दुनिया में एक साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी खत्म होना शुरू हो रही है। इसका जो उत्साह था, इसका जो यूफोरिया था, वो खत्म होना शुरू हो रहा है। चाइना तो 2020 में ही से बंद करने वाला था, लेकिन कोविड के कारण से बढ़ा दिया गया। चीन सबसे बड़ा बाजार था, चीन ने तेजी से कटौती की है। यूरोप के सारे बाजारों में सारे बाजार और सारे देशों में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सब्सिडीज कट हो रही हैं। यानी जो पूरी ई व्हीकल की क्रांति की कोशिश की गई थी, ये क्रांति दरअसल सब्सिडी के पैरों पर खड़ी थी, क्योंकि इसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, बाजार भी तैयार नहीं था। अब सब्सिडी सिकुड़ना शुरू हो रही है, तो भारत में अब उन लक्ष्यों के हासिल होने की उम्मीद नहीं दिखती जो नीति आयोग ने रखे थे 2 व्हीलर के तौर पर। और सब्सिडी के बिना भारत में इन वाहनों को बेचना, तैयार करना और इन्हें बाजार में लोगों को खरीदने के लिए तैयार कर पाना भी अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो ई व्हीलर क्रांति में एक शिफ्ट आ रहा है, एक पूरा बदलाव आ रहा है, जिसे सरकार अब समझने की कोशिश कर रही है और उस हिसाब से नीतियाँ बदल रही हैं।
अंशुमान जी की पूरी टिप्पणी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, जो रेखांकित करने वाली लाइन है, वो ये है कि ई व्हीलर की पूरी क्रांति सब्सिडी के पैरों पर खड़ी थी। अब पैर कमज़ोर हो रहे हैं तो ये क्रांति बैठेगी, निश्चित सी बात है। एक और खबर इसी बाजार से जुड़ी। दुनिया की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव सौंपा है। बुधवार को टेस्ला के अधिकारियों ने भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारियों से बात की है। भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार से टेस्ला कई तरीके की रियायतें चाहता है, लेकिन अभी तक सरकार ने किसी भी तरह की रियायत देने की बात नहीं कही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झटपट। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की कंपनियां अब फ्यूचर रिटेल को खरीदने की रेस में नहीं है। आईबीसी के तहत फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए जो 6 बोलियां आई हैं, इसमें ना तो अदानी ग्रुप की किसी कंपनी का नाम है, ना ही रिलायंस रिटेल का नाम है। अभी तक आई बोलियों में सबसे बड़ी बोली जो आई है वो स्पेस मंत्रा नाम की कंपनी ने लगाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई फंड मैनेजमेंट को एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। एचडीएफसी बैंक में एसबीआई एमएफएल यानी वही एसबीआई म्यूचुअल फंड जो फंड है उस 9.99% हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। बुधवार को आरबीआई की मंजूरी के बारे में एचडीएफसी बैंक के शेयर ने शेयर बाजार को जानकारी दी है। आरबीआई की मंजूरी के बाद एसबीआई एमएफएल को हिस्सा खरीदने की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी करनी होगी। कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें क्या हुआ? केंद्रीय कैबिनेट ने 2023 के खरीफ सीजन के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उर्वरक मंत्री ने बताया कि 2023 के खरीफ सीजन में यूरिया सब्सिडी के तौर पर 70,000 करोड़ रुपए और डीएपी सब्सिडी के लिए 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी खरीफ सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर टोटल खर्च कितना होगा? 1,08,00,000 1.08 लाख करोड़ रुपए। खरीफ सीजन के लिए नाइट्रोजन पर 76 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस पर 41 रुपये प्रति किलो और पोटेशियम पर 15 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी का खर्च उठाया जाएगा सरकार की ओर से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भरोसा जताया कि उनका देश ऋण अदायगी में चूक नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिक सांसदों के साथ बातचीत सकारात्मक रही। बाइडेन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि बजट पर समझौता हो जाएगा और अमेरिका ऋण चूक नहीं करेगा। सभी सांसदों को एक साथ आना ही होगा क्योंकि और कोई विकल्प है ही नहीं। ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोबाइल और ब्रॉडबैंड कंपनी ब्रिटिश टेलीकॉम ने अपने 40% से ज़्यादा कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है। 40%। गुरुवार को कंपनी की तरफ से कहा गया कि 2030 तक अपने 55,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा। ब्रिटिश टेलीकॉम में फिलहाल 1,30,000 कर्मचारी काम करते हैं, उनकी संख्या घटकर 75,000 रह जाएगी। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मनी सेंट्रल, तब एसबीआई बैंक के नतीजे और आए हैं, वो आपको बता दें। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को मार्च तिमाही में बढ़िया मुनाफा हुआ है। 83% बढ़ गया शुद्ध मुनाफा और बढ़कर 16,694 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। ब्याज से कमाई बढ़ने और फंसे खर्च की उगाही में हुई बढ़ोतरी की वजह से बैंक को ये प्रॉफिट हुआ है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सबसे महत्वपूर्ण खबर जिस पर निगाह और जो घटनाक्रम अगले 1 जून तक पूरी दुनिया के सर पर टंगा हुआ है वो अमेरिका की डेट सीलिंग का है। अमेरिकी सरकार के लिए 31.4 लाख डॉलर की ट्रिलियन डॉलर की खर्च की सीमा थी, वो खर्च की सीमा पार हो चुकी है। सरकार अपनी सीमा से अधिक खर्च कर चुकी है। 1 जून तक ये कर्ज की सीमा बढ़ाई जानी है। जो ताज़ा खबर है, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पहले तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जो यूएस कांग्रेस के स्पीकर हैं, रिपब्लिकन प्रतिनिधि हैं केविन मैकार्थी, उनके बीच एक दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। और उसके बाद इस तरीके के संकेत मिले हैं कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इस डील के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। इस तरीके की संभावना है कि अगले 2 या 3 दिनों में 1-2 वार्ताओं के बाद अमेरिका में ये मामला सुलझ जाएगा। अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद मिलकर दोनों मिलकर सरकार के खर्च की सीमा बढ़ा पाएंगे, कर्ज की सीमा बढ़ा पाएंगे और इसके बाद सरकार के डिफ़ॉल्ट होने का खतरा टल जाएगा। 1 जून इसकी आखिरी तारीख है। 1 जून से पहले इस समझौते को डिफ़ॉल्ट को रोकने के लिए इस समझौते को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी भी चाहिए होगी। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल आएंगे नए संस्करण के साथ, लेकिन कल आपको दोपहर 1 बजे 1 से 2 जुड़ना है स्टॉक वाले हेलो मनी 9 में और शाम को 4 से 4:30 दूसरे पर्सनल फाइनेंस के मनी 9 में। कल 4 से 4:30 वाला जो हेलो मनी 9 है उसमें अनुज गुप्ता जी आ रहे हैं और कल बातचीत करेंगे सिल्वर पर। सिल्वर ETF इन दिनों बड़ा चर्चा में है। सिल्वर ETF को खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा रखें, चांदी को लेकर आगे आउटलुक क्या बन रहा है। कमोडिटी एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता जी, IIFL सिक्योरिटीज से आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं रिसर्च के। कल वो हमारे साथ जुड़ेंगे। 9311211874 हमारा नंबर है, इस पर आप अपना सवाल भेजिए। कल हमारी टीम जुड़ के अनुज जी से आपकी बात करवाएगी। चलिए, ये हुआ मनी सेंट्रल। कुछ ही देर में आ रहा है कॉर्पोरेट सेंट्रल। मिलते हैं फिर से मनी 9 पर। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है।